मेरा नाम गोविंद प्रसाद शर्मा है। अपन पढ़ेंगे 12th की एग्रीकल्चर। 12th में हो ना आप? ठीक है, हम पढ़ेंगे 12th एजी। हम सर्वप्रथम तो ये जानेंगे भाई हमारी सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो वो आया कहाँ से है। जो आपने 11th क्लास है उसमें पढ़ा होगा एग्रीकल्चर। ट्वेल्थ में आती है एग्रीकल्चर की पूरी डेफिनेशन कि एग्रीकल्चर आया कहाँ से है, कौन से किसने एग्रीकल्चर के बारे में विवरण दिया। एक हमारा साइंटिस्ट हुआ था, उसने हमारे एग्रीकल्चर के इंडिया के बारे में बताया था कि भाई हमारे इंडिया एक ऐसा देश है भारत जिसमें एक ही मौसम में 2 फसलें उगाई जा सकती है। हमारे भारत में ही केवल ऐसा है जो एक ही मौसम में 2 फसलें एक साथ उगाई जा सकती है। हम ये जानते हैं पहले भाई एग्रीकल्चर आया कहाँ से है। भाई एग्रीकल्चर है विज्ञान। विज्ञान हमने पढ़ा है 10th तक, सब एक ही सब्जेक्ट चलता है विज्ञान। तो 10th के बाद में जब 11th क्लास में आते हैं हम, तो हमको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई तो लेता है साइंस मैथ, कोई कहता है मैं साइंस बायोलॉजी लूँगा, और कोई कहता है भाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बहुत कम जानते हैं क्योंकि बहुत से कहते हैं एग्रीकल्चर तो कृषि से संबंधित है, पर अपन जानते हैं 10th तक एग्रीकल्चर का एक पार्ट भी आता है। जो पहला ही लेसन है मानव स्वास्थ्य 10th का, तो उसमें एग्रीकल्चर का पहला ही पार्ट है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशाल ज्ञान। इसके अंदर विशाल ज्ञान होता है। 10th तक हम विशाल ज्ञान पढ़ते हैं पूरी, फिर 11th से हमको सब्जेक्ट डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे बायोलॉजी है जीव विज्ञान, उसमें जीव जंतुओं के बारे में बता दिया, और केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान, उसमें केमिकलों के बारे में, भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान के बारे में। अब एग्रीकल्चर में कृषि के बारे में बताया गया है टोटल। अब एग्रीकल्चर विज्ञान में से ही निकला है एक। अब एग्रीकल्चर कहते किसे हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं सामान्यतः जीवन निर्वाह करने के लिए। भाई मनुष्य सामान्य जीवन जिएगा, आप भी सामान्य जीवन जी रहे हो, ये तो नहीं कोई अलग जी रहे हो। सामान्यतः जीवन निर्वाह करने के लिए मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब आर्थिक उद्देश्य कैसे? अरे मेरे को तो मेरे बच्चे की फीस भरनी है, ये फसल हो जाएगी पैदा, तब जाके मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, बच्चे की फीस जमा कराऊंगा। कहते नहीं कर्जा ले आते हैं, पहले कर्जा लेते रहते हैं, बाद में कहते हैं भाई मैं तो ऐसा करूँगा, मेरा जब फसल पैदा हो जाएगी तब मैं हमारी फसल में से पैसे जो आएंगे फसल को बेचकर मैं चुका दूंगा। पशुपालन करता है, पशुपालन में डेयरी होती है ना, दूध को बेचा जाता है ना दूध से। आज लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में भी अपना जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वालों का रोजगार खत्म नहीं हुआ। सब डिपार्टमेंट बंद हो गए, एजुकेशन के सब बंद हो गए, लेकिन जो अपनी सब्जेक्ट है एक एग्रीकल्चर, ये चालू रही है। एग्रीकल्चर जिसने भी ले रखी है और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी रोजगार कर रहा है उसका रोजगार बंद हुआ? नहीं हुआ ना। मौसम आया, अपने खरीफ का बाजरा उगाया, उसमें खाद बीज की भी जरूरत पड़ी, सबकी जरूरत पड़ी है, और डेली यूज आता है अपने दूध, सुबह दूध लेते हैं अपन, तो दूध चालू रहे क्या एग्रीकल्चर का रोजगार बंद है? नहीं। अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें कभी रोजगार बंद नहीं हुआ। तो मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, भाई फसल उत्पादन कर रहा है। मैंने बताया अभी आपको कि भाई मेरी ये फसल पैदा हो जाएगी, मैं अपना कर्जा चुका दूंगा, और मेरे मतलब बच्चे की फीस जमा करानी है, मेरे को ये लाना है। कृषि यंत्रों की सहायता से कमाता है। यंत्र भाई खेत में ज़्यादातर आजकल क्या है, हर किसी नहीं रखते। पहले तो क्या बैलों के द्वारा होती थी, तो सब बैल रखते थे घर में, तो उससे जुताई हो जाती थी। गांव से बिलोंग करते होंगे आप, कौन सा गांव है आपका? रामकला। तो पहले तो बैलों से होती थी जुताई, लेकिन आज कल्टीवेटर के द्वारा होती है, थ्रेसर के द्वारा गेहूं निकाले जाते हैं। हो रही है, रोजगार मिल रहा है ना अपन को।
ये थोड़ी हमारा रोजगार खत्म हुआ है, नहीं हुआ। और आर्थिक उद्देश्य पूरे हो रहे हैं मनुष्य के, पशुपालन करके भी हो रहे हैं। और जो अपनी है एग्रीकल्चर में, तो इस कला को, इस मतलब पूरी जो भी है ना, इसको ही एग्रीकल्चर कहते हैं। तो डेफिनेशन बनती है क्या? सामान्यतः जीवन निर्वाह करने के लिए मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी फसल उत्पादन, पशुपालन, डेयरी आदि की कला की विज्ञान को ही कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर को? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान। अब बात आती है भाई, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्री प्लस कल्चर, दो शब्दों से मिलकर ये बना होता है। एग्री कहां से लिया गया है? एग्री लिया गया है अपने अगर शब्द से। अगर शब्द का क्या अर्थ होता है? मृदा। अगर होती है मृदा, ठीक है। अगर आती है, अगर को बोलते हैं मृदा। पर ही लिख देता हूं, क्या बोलते हैं? मृदा। और जो कल्चर है, कल्चर का अर्थ होता है, वैसे माना जाए ना, तो जो अपन ने जो तैयार किया है, कृषि का जो फॉर्मूला तैयार करते हैं अपन, उसे बोलते हैं कल्चर। लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है? कल्चर का अर्थ है कृषि कर्म करना, ठीक है। कल्चर का क्या निकल रहा है? केवल इसका कृषि कर्म करना। अब जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के भी पार्ट अलग अलग है। एग्रीकल्चर के भी पार्ट अलग अलग है। अपने को 12th में तो 3 पार्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एनिमल हस्बेंड्री दी गई है अपने, एक हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी। 3 सब्जेक्ट दी गई है अपने एग्रीकल्चर में, और नाम क्या है पूरी का? एग्रीकल्चर। जो ही अपन जेट की एग्जाम देते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का देंगे जेट का, तो जेट के बाद में क्या करते हैं? कहीं पे भी समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लेना आप, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। भाई जेट का एग्जाम देने के बाद बीएससी में जाते हैं, बीएससी में सब्जेक्ट बट जाते हैं। बाद में हम केवल कहेंगे भाई हम तो एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हैं। कोई जैसे कह रहे हैं ना, मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, 12th में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बस ऐसे ही भाई बीएससी कर रहा हूँ, किससे? एग्रीकल्चर से। लेकिन जो ही आपसे सब्जेक्ट पूछेंगे, अभी तो आपसे 12th में सब्जेक्ट पूछेंगे, भाई क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर? एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं। कौन से सर है ये? एग्रीकल्चर के सर है। बाद में आप क्या कहोगे बीएससी में? क्यों, कौन से सब्जेक्ट? मेरे को प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मेरे को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। सब सब्जेक्टों का डिवाइडेशन हो जाता है। वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, और हॉर्टिकल्चर भी होती है, एग्रोनॉमी भी होती है, प्लांट पैथोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी, मतलब सब्जेक्ट अलग अलग है। 63 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं अपन को। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, दिखत में बुक लगती है एग्रीकल्चर, सिंपल है एग्रीकल्चर तो, लेकिन एग्रीकल्चर सिंपल नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जो मैथ वगैरह है इनसे भी कठिन सब्जेक्ट आती है क्या? एग्रीकल्चर अपने। लेकिन एग्रीकल्चर में कोई भूखा नहीं मर पाता है। बहुत से कहते हैं वो हमारे वो रिश्तेदार है उसने एग्रीकल्चर ले ली, बोलते हैं तुम्हारे भी कि हमारे उसने एग्रीकल्चर ले ली, वो घूम रहा है ऐसे ही, घूम उसकी मजबूरी की वजह से रहा है। भाई जो पढ़ेगा तो वो पाएगा। एग्रीकल्चर में जैसे ही बीएससी में जाओगे, आपको पूरे जो भी है रोजगार, उनकी जो भी है ना, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब बात आती है एग्रीकल्चर में सर्वप्रथम पहला पार्ट बांटा गया है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी अपना पहला लेसन है एग्रीकल्चर का 12th का, एग्रोनॉमी से ही है। एग्रोनॉमी को कहते हैं क्या बेटा? क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान। आप 12th में ही हो इसी वर्ष?
एग्रोनॉमी को कहते हैं सस्य विज्ञान। अब अपन देखो परिभाषा वैसे हम किताब की देखते हैं, किताब में थोड़ा डिफरेंस आता है, अपन पढ़ेंगे ना तो अपने समझ में थोड़ा कम खाएगा। अपन से सब्जेक्ट इसको तोड़ देते हैं ना, तो ये लिया कहाँ से गया है। एक तो एग्रोस होता है, एक क्या होता है नोमस, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करते हैं, ए जी प्लस एग्री प्लस नोमस। अब एग्रोस का क्या मतलब होता है, भूमि, क्या होता है फील्ड, मतलब भूमि अपन हिंदी मानते हैं तो। और नोमस का मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो क्या डेफिनेशन बन रही है, कृषि की वह क्रिया जिसमें भूमि का प्रबंधन किया जाए वही एग्रोनॉमी कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है अपने, देखो एग्रोनॉमी का भी बहुत महत्व होता गया है उद्योगों में, नियोजन में, व्यवसाय में। अब ये तो अपने पाठ पढ़ते जाएंगे तो अपन को पता चलता जाएगा कि भाई कौन से कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा किसान के आगे कौन सी समस्या आती है बेटा, एक बात बताना मेरे को। भाई आपने एग्रीकल्चर लिए, गाँव से बिलोंग करते हो ना, तो ये बताओ किसान के आगे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जब फसल उगाता है तो? क्लाइमेट की कोई समस्या नहीं होती, क्लाइमेट तो वो अपने हिसाब से देख लेगा, उसी क्लाइमेट में उगाता है फसल। फील्ड मैनेजमेंट तो कर लेगा वो। वे आजकल बाजार में सबसे ज़्यादा समस्या आती है बेटा बीड्स की। देखा होगा तुमने खेत में, किसान कहता है यार मेरी फसल तो बहुत कम पैदा हुई है अब की बार, कहता है कि नहीं कहता, यार 2 बीघा का खेत है, इतनी फसल होनी चाहिए थी और मेरे तो कम ही फसल हुई है अब की बार, तो घाटा चले गया। किसकी वजह से घाटा जा रहा है वो? बीड्स अपने हिंदी में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम से है? अच्छा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। वैसे आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता। देखो बीड्स, खरपतवार, आपने देखा होगा खरपतवारों की बहुत समस्या हो जाती है। सबसे ज़्यादा कौन से खरपतवार परेशान करते हैं? बरसात हो गए, रुक गया है, कौन से खरपतवार उग रहे हैं सबसे ज़्यादा, बताओ बेटा? दूब घास, ये वही दूब घास है जो अपन शुभ कार्यों में लेते हैं ना, पंडित वगैरह सब घास, दूब घास, दूब लेके आओ, सभी मांगलिक कार्यों में दूब का प्रयोग ले, ये वही दूब घास है। खरपतवार देखो मनुष्य को बहुत ही प्रभावित करते हैं। अपनी मेन बात आती है भाई, खरपतवार कहते किसे हैं? खरपतवार बेटा कहते हैं वो खरपतवार, आप बताओ आता है? हाँ, सही है। इसकी डेफिनेशन होती है बे अवांछनीय पौधे जो अनचाहे और अन जगह उग जाते हैं वही खरपतवार होते हैं। बेटा खरपतवारों के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई मौसम हो, कोई से मौसम में उग जाते हैं और हर तरह की मृदा में भी उग जाते हैं खरपतवार। अपन चाहे भाई बंजर भूमि है, इसमें तो खरपतवार नहीं उगेंगे, बंजर भूमि में भी खरपतवार उग जाते हैं, जलमग्न भूमि में भी उग जाते हैं खरपतवार, और सब भूमियों में ये खरपतवार उग जाते हैं। अब अपन सोचे कि भाई खरपतवार कहते किसे भाई? अब देखो बेटा एक बात बता दूं, आप भी समझते हो, सरसों है, सरसों में कभी कभी आपने 1-2 गेहूं के पौधे देखे होंगे,
और गेहूं की जो उगा लेते हैं अपन, गेहूं में सरसों उग जाते हैं। एक दो पौधा देखा होगा आपने, देखा है ना, एक दो बीच बीच में उगे रहते हैं, देखा होगा आपने, एक दो। तो वो क्या है, इसमें से खरपतवार कौन से मानेंगे अपन, ये बताओ। हाँ बता रहा हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ आपको। देख बेटा, बात ऐसी है, अपने मुख्य फसल चुनते हैं, सीधी सी बात है। अपनी मुख्य फसल, भाई किसान किसके उद्देश्य से, कौन सी फसल को उद्देश्य से निकाल रहा है? किसान सरसों ले रहा है, यहाँ पे सरसों मुख्य फसल है अपनी, तो अपन सरसों उगा रहे हैं, उसमें अगर गेहूं उग जाता है ना तो गेहूं बीड्स हो जाते हैं। और अगर अपन गेहूं के उद्देश्य से उगा रहे हैं कि मैं तो गेहूं पैदा कर रहा हूँ भाई, तो अगर सरसों का पौधा या फिर चने का किसी का भी पौधा उग जाता है तो वो है ना बीड्स आ जाता है, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि सर कभी कभी क्या एक जैसे सीड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। गेहूं हैं, गेहूं जैसे ही बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते, गेहूं जैसे गेहूं के खरपतवार होते हैं, गेहूं सा। कौन से? गेहूं सा। और इसके कौन से होते हैं? सत्यानाशी। बिल्कुल सरसों होते हैं भाई, बिल्कुल पहचान नहीं सकते। अब इनका पहचान उपचारित करते हैं ना, केमिकल से करते हैं, अपन बायो से कर लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर वगैरह से उपचारित करना होता है बीजों को, तो उपचार करते हैं तब ये दूर हो जाते हैं उससे खरपतवार। कभी कभी, पूरे 100% कभी भी है ना उपचारित नहीं हो पाता है। अब इनको अलग करने का एक आसान तरीका भी है किसान के पास, बिना केमिकल के वगैरह के। पानी है, पानी लो, पानी में बीजों को डाल दो, जो बीज ऊपर तर जाते हैं वो तो अपने किसके बीज है? बीड्स। और जो नीचे बैठे रहते हैं वो अपने मुख्य बीज है। ये क्या है? बिल्कुल हल्के बीज आते हैं खरपतवार के, इतने हल्के होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से वायु के द्वारा उड़कर चले जाते हैं। जैसे किसानों को देखा होगा, पीसना करते हैं सबके घर में, हिंदी में समझ में आ रही है ना, गाँव के लैंग्वेज में पीसना करते हैं, ऐसे करके वो छानते हैं, हवा चल गई भाई, और वो उड़ जाते हैं। क्या उड़ रहे हैं? वो खरपतवार ही उड़ रहा है एक तरीका। अपन तो बोल देते हैं कचरा है, किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं और थोड़ी सी बरसात हुई और वो उग जाते हैं। फिर कहते हैं यार मेरे यहाँ से तो खरपतवार उग गए। उग जाते हैं पौधे जचे जहाँ, घर के आगे वो हो गए, यार उगेंगे ही। जब तो पीसना कर रहा है वो पूरा जो ऐसे ही भगा रहा है, उनको या तो कचरा पात्र में डालो या ऐसे डालो, उनको जला दो, नष्ट करो उनको। जो भी है पौधा, किसान क्या करता है? पौधों को उखाड़ता है, उखाड़ कर दूसरी जगह डाल देता है। खेत में जैसे खरपतवार हो गए, यार उनका प्रयोग ले लो। खरपतवारों का क्या प्रयोग आ सकता है? हरी खाद बनाई जा सकती है, खरपतवारों से बनाई जा सकती है ना। हरी खाद बनाने की विधि आती है आप? क्या है बताओ? पहले जो उसकी जो फ्लावर की स्टेज होती है ना, उससे पहले उसको कल्टीवेटर से काट कर जमीन में ड्रॉप करता हुआ जाता है, वो टिकी हो गया और पेट में जाकर पक जाता है। हाँ सही है, बिल्कुल। 2 से 3 सप्ताह है के लिए इसमें पानी भरा, वाटर भरा हुआ छोड़ देते हैं अपन, अपनी हरी खाद तैयार हो जाती है। आपको कोई पढ़ा रहा है एग्रीकल्चर? कहाँ तक पढ़ा के गए वो सर? अभी तो नहीं पढ़ा है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। आएंगे क्या सर? वो सर की ड्यूटी लग गई, एक ही सर पढ़ाते थे ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। हाँ वो सर तो नहीं आएंगे, अब आपके नए सर ही आएंगे, ठीक है ना बेटा। अब मेन बात आती है, अपन खरपतवारों की विशेषता देखते हैं। खरपतवारों की क्या क्या विशेषता है? खरपतवारों की एक तो विशेषता आती है, इनके बीज उत्पादन अधिक होते हैं। अब बीज उत्पादन कैसे अधिक होते हैं? इनमें क्या है बेटा, खरपतवार के पौध बीज मुख्य फसल के बीजों की अपेक्षा अधिक होते हैं। मतलब जो अपने मुख्य गेहूं है ना, गेहूं से ज़्यादा ना गेहूं सा उगेगा बेटा, खरपतवार उगेंगे। क्यों? एक तो सर्वप्रथम अपने इनकी सीधी सी बात देखते हैं,
खरपतवारों में क्या ये पोषक तत्व ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। कौन? खरपतवार। अपनी मुख्य फसल तो कम पोषक तत्व ले पाती है, उससे ज़्यादा क्या है गेहूँ ले जाएगा। पूरा जो भी है ना, गेहूँ उगा दिया अपन ने, गेहूँ में अगर अपन पोषक तत्व डाल रहे हैं, पोषक तत्व डाल दिया अपन ने, तो सबसे ज़्यादा कौन लेगा? खरपतवार। अपन ये भी जानेंगे खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता होती है इनकी गहरी जड़ें होना। खरपतवारों की बहुत ही गहरी, जितनी अपनी मुख्य फसल की इतनी जड़ें, तो इससे ज़्यादा ही खरपतवारों की जड़ें पाई जाती है। किसान क्या करता है? उपाड़ता है, हाथों से करता है, यांत्रिक विधि के द्वारा आता है, किसान उपाड़ता है तो बीच में से टूट जाते हैं। बेटा इनकी जड़ें तो गहरी पाई जाती है ना। अब इनकी गहरी जड़ें पाई जा रही है, एक बात बताना, ये मानो यहाँ से ये भूमि है, ये अपनी भूमि जा रही है और ये ऐसे भूमि के अंदर है। अब मानो किसान उपाड़ेगा, यहाँ से टूट गया बेटा, जड़ तो अंदर ही रह गई है ना, फिर वापस से ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर कहता है किसान यार मैंने तो खरपतवार उपाड़ दिए, फिर से हो गई। ये अंदर ही अंदर पोषक तत्वों को तो ग्रहण करेगी नहीं, ये जड़ करेगी ना। और अपनी इसको क्या, मुख्य फसल को कम पोषक तत्व मिल पाते हैं, इनकी गहरी जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बीजों की अधिक जीवन क्षमता। खरपतवार एक ही जीवन क्षमता बहुत अधिक होती है खरपतवारों की। अपन तो एक बार काट लेते हैं फसल को, अपन सोचते हैं भाई खरपतवार भी कट गए, अब तो सब काम हो गया। बेटा ये भूमि के अंदर रहते हैं खरपतवार, जो अपन दोबारा बुआई कर देते हैं ना, फिर ये ही खरपतवार दोबारा उग जाते हैं। इनकी जीवन क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, ये बताई दिया अपन ने समानता। वे खरपतवारों के बीजों में क्या समानता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है बीजों पर सुरक्षा आवरण। अब बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है, आपने भी देखा होगा, गोखरू देखा होगा, गोखरू। गोखरू के ऊपर क्या लगे होते हैं? कांटे, कांटे लगे हुए थे। वो क्या है? खरपतवार का सुरक्षा आवरण है, ठीक है। किसान हाथ से नहीं तोड़ सकता उसको, कि कांटे चुभ जाएंगे। उसके लिए केमिकल वगैरह का ही प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट आता है वानस्पतिक प्रजनन। अब वानस्पतिक प्रजनन में क्या किया जाता है बेटा? वानस्पतिक प्रजनन में होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कायिक जनन। कायिक जनन पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कायिक जनन। कायिक जनन होता है वानस्पतिक भागों के द्वारा नया पौधा तैयार करना, कायिक जनन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या अपना आ रहा है ऊपर, वानस्पतिक भागों के द्वारा क्या वानस्पतिक भागों के द्वारा भी ये क्या करता है? नया बीड्स बन जाते हैं। कैसे? अब वानस्पतिक भागों के द्वारा कैसे बनेंगे भाई? जैसे तुमने दूब घास उपाड़ के एक साइड में पटक दी, या कोई से भी खरपतवार ले लो, उसके ऊपर कोई पशु आके बैठ गया, अब वो पशु के तो लिपट ही जाएंगे। ये तो है नहीं, पशु एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाके बैठेगा नहीं, पशु एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाके बैठ गया। तो क्या होता है? तो पशु के चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो खरपतवार पहुंच जाते हैं, और वो वानस्पतिक भागों के द्वारा वो जाके वहाँ पे उग जाते हैं, दोबारा ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे वानस्पतिक भागों के द्वारा भी दो तरीके से होते हैं, कास्टिल होते हैं और एक साकी होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है खरपतवार फसल प्रतियोगिता। अब प्रतियोगिता कंपटीशन तो सुना होगा। अब क्या होता है? फसल के खरपतवार, जैसे मानो सरसों और गेहूँ उग रहे हैं, मानो ये गेहूँ फसल चुनी है अपन और गेहूँ सा उग रहे हैं उसमें, तो इन दोनों के बीच में क्या बेटा कंपटीशन हो जाता है कि कौन कितने ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करेगा। हो जाता है तुम दो बच्चे रहते हो, दो बच्चों मैं सबसे ज़्यादा टॉप पर आऊँगा, आपके मन में तो ये रहेगा, दूसरा जो लड़का है उसके मन में रहेगा यार मैं इससे ज़्यादा टॉप पर आऊँगा, हैं फर्स्ट नंबर पे आके बताऊँगा क्लास में। होता है कि नहीं होता है?
तो बेटा ये इन दोनों में कंपटीशन होना चालू हो जाता है कि कौन कितने ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करेगा इनमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जीतता कौन है हमेशा? 90% तो कौन सा जीतने की आस रहती है? खरपतवार की, कि अपनी मुख्य फसल कम ग्रोथ कर पाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और वृद्धि करने में तेजी कौन रखता है? खरपतवार। देखा होगा अपनी फसल तो इतनी छोटी सी उगती है और खरपतवार बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं खेत में, फसल दिखती नहीं है। एक बार हमने खुद ने तिल बाए थे कि हम तिल उगाएंगे भाई। अब तिल में क्या हो गया? साऊं होता है ना, साऊं, जिसे साऊं क्या बोलते हैं, जिसको हम इनमें काम लेते हैं फलार वगैरह में। बेटा वो ज़्यादा उग गए थे, इन्होंने उनको नष्ट करनी पड़ी उनको। तो एक कंपटीशन भी रखते हैं। और बेटा एक आती है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। ये सबसे ज़्यादा खरपतवारों की विशेषता होती है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर। एक पार्थेनियम घास आती है, कौन सी? बताना पड़ेगा। एक ये पार्थेनियम घास के कारण क्या होता है बेटा? मनुष्य में चर्म, एलर्जी, एक्जिमा, दमा, ये ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं ना। तो पार्थेनियम घास के हाथ लग जाता है ना मनुष्य के, उसमें चर्म रोग हो जाता है, एक्जिमा, दमा, ये बीमारी पैदा उत्पन्न हो जाती है। और एक बात खास करके कुछ खरपतवार होते हैं, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके फूलों को हम आंखों से देख लेना ऐसे, तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं इतने भयंकर हानिकारक होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि क्या कौन से खरपतवार होते हैं, वो कौन से खरपतवार के बीज आते हैं। नेक्स्ट आता है शीघ्र प्रकीर्णन। बताया मैंने सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन करेगा? तेज खरपतवार करते हैं। 90% कौन वृद्धि करता है? खरपतवार। ठीक है। नेक्स्ट आता है कीट रोधक प्रतिरोधक क्षमता। इन पर खरपतवार, अपनी फसल पर तो कीटों का प्रकोप हो जाता है, लेकिन जो खरपतवार के पौधे हैं ना, इन पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता रखते हैं। अपनी मुख्य फसल पर तो क्या इंसेक्ट लग गए, इंसेक्ट बोलते हैं ना कीट को, इंसेक्ट लग गए, तो इंसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? कीटनाशियों का प्रयोग करना पड़ता है अपन को। कीटनाशियों का प्रयोग करने के बाद में हमको अपनी मुख्य फसल से कीटों को हटाना पड़ता है, लेकिन खरपतवारों के ऊपर कीटनाशियों पे कोई ही प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रतिकूल जलवायु में भी अप्रभावित। अब आपने मेन मुद्दा उठाया था एक क्लाइमेट का उठाया था ना, लेकिन जो प्रतिकूल जलवायु में भी मानो अगर खरपतवार उग रहे हैं ना, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रतिकूल जलवायु में भी उग जाते हैं। ठीक है। और शीघ्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता, इनमें जल्दी वृद्धि करता है ये, और जल्दी इनकी क्या परिपक्व हो जाते हैं इनके बीज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। थोड़ी हिंट दे देता हूँ मैं, तो खरपतवारों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे खरपतवारों को अपने जीवन चक्र के आधार पर, वानस्पतिक भागों के आधार पर, ऐसे खरपतवारों को बांटा गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर क्या दो भागों में बांटा गया है, एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार, है ना। एक वर्षीय कैसे? जैसे खरीफ और रबी दो फसलें उगाते हैं अपन। रबी की फसल में जो उगने वाले खरपतवार है, और जो रबी के ही मौसम में खरपतवार उगकर रबी के ही मौसम में अपना जीवन यापन कर लेते हैं, वो रबी के खरपतवार है। और जो खरीफ के मौसम में उगकर और खरीफ के मौसम में ही अपना जीवन काल समाप्त कर लेते हैं, वो खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। ऐसे ही अपन आगे पढ़ेंगे द्विवर्षीय, तो खरपतवारों का वर्गीकरण हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।